हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आशा करता हूं कि ये जो नया साल है आपके जीवन में नई खुशियां लेकर के आएगा और जो भी लक्ष्य आपने अपने जीवन में निर्धारित किए होंगे इस वर्ष में आपको उन लक्ष्यों की प्राप्ति हो, ऐसी मेरी कामना है। आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशन आया हुआ है नए साल पे उसके बारे में। जैसा कि आपको पता है कि जो सम्मिलित राज्य या प्रवर अधीनस्थ सेवा, जिसे आप पीसीएस जो एग्ज़ाम है, तो पीसीएस के एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन के लिए आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे। और सबसे यहाँ पर शानदार बात क्या है कि नए साल के इस सुखद अवसर पर ही आयोग द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा 2024 के लिए जो प्री होता है, ठीक है, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये जो फॉर्म है 1 जनवरी 2024 से फिल होना स्टार्ट हो गया है और 29 जनवरी तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पूरा लगभग 1 महीना आपके पास है, इस दौरान आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और फॉर्म फिलअप करते समय क्या ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, इसके अलावा कौन कौन से पद हैं, टोटल कितने पद हैं, इसके अलावा क्या सिलेबस रहता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे होंगे तो उनको तो सारी चीज़ें पता ही हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो पहली बार इस एग्ज़ाम को देने जा रहे होंगे या जो बस ये देखना चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम का क्या नेचर है, जिससे कि आगे चल कर के उनकी तैयारी अच्छी हो सके, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी ये वीडियो हो जाती है। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी तक आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने से पहले जो सबसे आपको इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है वो है OTR रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, OTR रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं किया है तो आपको पता ही है कि आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो फॉर्म निकलते हैं नहीं भर पाएंगे। उसके लिए OTR मैंडेटरी कर दिया गया है लोक सेवा आयोग द्वारा। तो सबसे पहले आपको OTR रजिस्ट्रेशन कराना है, OTR नंबर जनरेट करना है। OTR हो जाने के बाद ये बहुत आसान हो जाता है फॉर्म फिलअप करना, ठीक है ना। तो अगर आपने अभी तक OTR रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो OTR रजिस्ट्रेशन करवा लें। OTR रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए डिटेल में दिया हुआ है इस नोटिफिकेशन पे कि कैसे कैसे आपको वेबसाइट पे जानी है otr.pariksha.nic.in और यहाँ से आप ये जो स्टेप दिया हुआ है इस स्टेप के द्वारा OTR रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और 3-4 स्टेप में अपना फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। ये जो नोटिफिकेशन है इसको मैं PDF का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से ओपन करके डाउनलोड करके आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपना OTR भरने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं केवल मुख्य मुख्य बातों पर बात करूँगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सबसे पहले देखिए मैं बात करता हूँ कि ये जो फॉर्म है इसका आवेदन शुल्क क्या है, क्योंकि आवेदन शुल्क बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आपको जैसा कि पता हो या नहीं पता हो, जो टोटल आपको फॉर्म फीस अगर मैं देखूँ परीक्षा शुल्क प्लस ऑनलाइन जो प्रक्रिया का शुल्क है जोड़ करके 125 रुपये देने होते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या EWS के हैं या OBC वर्ग के हैं। इसके अलावा अगर आप SC कैंडिडेट हैं या ST कैंडिडेट हैं तो केवल 65 रुपीज़ ही आपको देने पड़ते हैं। ये देखिए प्री के लिए है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, ये 3 चरणों में एग्जाम होता है। प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है, ठीक है ना। तो अभी पहले प्री आपका होना है, तो प्री के लिए है। प्री का रिजल्ट आने के बाद जब मेंस के लिए लोग क्वालिफाई होते हैं तो मेंस का फॉर्म फिर से भरना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये प्री के लिए है। अगर आप PH कैंडिडेट यानी दिव्यांगजन है तो कोई शुल्क नहीं देना होता है, केवल जो ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क है 25 रुपये वही देना होता है। इसी तरीके से अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो भी आपको केवल 65 रुपीज़ ही यहाँ पर पे करना होता है। ये तो हो गई आवेदन शुल्क की बात। अब आगे देखते हैं कि कितनी रिक्तियाँ हैं, किन किन पदों पर ये रिक्तियाँ आई हुई हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम यहाँ पे देखें कि रिक्तियों की संख्या कितनी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ रिक्तियों की संख्या। तो वर्तमान में जो रिक्तियाँ मतलब जो अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें जो रिक्तियों की संख्या है वो कितनी है, 220 है। लगभग कितनी है दोस्तों, 220 है। उसमें 220 पोस्ट दिखाया गया है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि ये जो रिक्तियाँ हैं ये बढ़ती घटती रहती हैं, ठीक है ना।
तो घटने की संभावना कम है, ये बढ़ेंगी। तो जो आपका एक सवाल है कि क्या वैकेंसी इतनी ही रहेगी या बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से बढ़ेगी। आपने देखा था जब ARO की वैकेंसी आई थी, उसमें भी आपने देखा था कि जो नोटिफिकेशन था उसमें फिर 180 के आसपास वैकेंसी थी, फिर आगे बढ़ करके वो काफ़ी ज़्यादा हो गई। फिर आपने देखा था जब पिछले बार 2023 में PCS का एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आया था, उसमें 173 पोस्ट था केवल, लेकिन अंतिम तक आते आते ये 254 तक पहुंच गया। तो बिल्कुल आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये चीज़ आगे बढ़ेगी आपको यहाँ पर वैकेंसी में इंक्रीज देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जहाँ तक मेरा अप्रॉक्सीमेशन है तो ये करीब जो है 300 प्लस हो जाना चाहिए, ये 300 के प्लस आप वैकेंसियाँ जाएंगी, ठीक है ना। 300 to 400 के बीच में आपको ये वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी, मतलब 300 तो 100% है कि पार हो ही जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसमें जो वैकेंसियाँ हैं वो 4600 ग्रेड पे वाली हैं। इसमें केवल जो नायब तहसीलदार का पद होता है, तो नायब तहसीलदार के लिए जो ग्रेड पे है वो केवल 4200 रुपये है। बाकी जितनी भी इसमें आप देख रहे हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, खंड शिक्षा विकास अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी यहाँ पे दिया हुआ है, ये जितने पोस्ट हैं, जिला कमांडेंट होमगार्ड, जिला गन्ना अधिकारी, ये साले 4600 ग्रेड पे वाली जॉब है, ठीक है ना। तो अधिकारी लेवल की जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी आपको मिलती है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सम्मान पावर भी आपके पास आता है, ठीक है ना। तो पदों की संख्या जो है वो निश्चित रूप से बढ़ेगी, इसके लिए आप चिंता ना करें, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं आरक्षण की बात करें, आरक्षण वगैरह, तो आरक्षण वगैरह जो कैटेगरी वाइज है वो आपको मिलता ही है, ठीक है ना। लेकिन आपको जो है ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको ये देना है कि जनरल के लिए तो कोई आरक्षण है नहीं, अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो आरक्षण की आपको टेंशन ही नहीं है। हाँ, OBC हैं, SC ST हैं या EWS है तो फिर आरक्षण की बात आती है। इसके अलावा अगर एज की बात करें, एज रिलैक्सेशन भी मिलता है कैटेगरी वाइज, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम एज की बात करें तो आयु की बात करें तो देखिए मिनिमम होना चाहिए 21 साल, ठीक है ना, और मैक्सिमम 40 साल। तो मैक्सिमम में एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है अगर आप स्पेशल कैटेगरी के हैं। दूसरी बात ये है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक बार इसको आप देख लीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो शैक्षिक अर्हता की बात है तो आपके पास एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएट आप होने चाहिए तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक पोस्ट हैं जहाँ पे ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको कुछ स्पेसिफिक डिग्रियाँ, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ उन पोस्टों में कौन कौन सी पोस्टें हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे अगर देखें, जैसे यहाँ पे आप देखें तो एक है जैसे उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी 2 सेक्शन C सांख्यिकी शाखा के अंतर्गत आने वाला सांख्यिकी अधिकारी का पोस्ट। तो देखिए सांख्यिकी अधिकारी के पद के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास किसी जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है वहाँ से मैथ में या स्टैटिक्स में आपके पास या कृषि सांख्यिकी में आपके पास स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए तो ही आप भर पाएंगे, ठीक है ना। जैसे सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान ग्रेड 2, इस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास एक स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए। क्या डिग्री होनी चाहिए? आपके पास केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में भौतिकी या यांत्रिक अभियंत्रण सहित विज्ञान में उपाधि होनी चाहिए, ठीक है ना। और देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। व्यवस्था अधिकारी व्यवस्थापक की बात करें तो इसमें क्या होना चाहिए कि ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ इसमें मान्यता प्राप्त किसी संस्था से होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी में एक डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। अगर ये नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, फिर आपके पास होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग में टेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। या तो आप ग्रेजुएट हो होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग में, अगर उसमें ग्रेजुएट नहीं है, कोई डिप्लोमा है और प्लस आपके पास ग्रेजुएशन है तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो मूलभूत प्रश्न ये है कि कुछ स्पेसिफिक पोस्ट ऐसी हैं जिसके लिए आपको स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत है। अदरवाइज आप मान के चलें कि ज़्यादातर के लिए तो केवल अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इतना इनफ है, ठीक है ना। और जैसे मान लीजिए आप उप निबंधक के लिए भरना चाहते हैं तो विधि स्नातक यानी लॉ, आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, LLB या BLLB की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब बात आगे करते हैं और आगे की बात करते हैं और देखते हैं कि देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जिनके लिए आपको शारीरिक मापदंड भी पूरे करने होते हैं।
फिजिकली भी आपके पास वो रिक्वायरमेंट, वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे अगर आप मान के चलें पुलिस उपाधीक्षक, अधीक्षक कारागार, जिला कमांडेंट होमगार्ड, आबकारी निरीक्षक, उपकारापाल, ठीक है ना। अगर इन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कुछ शारीरिक मानदंड पूरा होना चाहिए। जैसे अगर पुरुष अभ्यर्थी हैं तो जो लंबाई हो वो 165 सेंटीमीटर हो। इसके अलावा सीना जो है वो 84 हो, बिना फुलाने में वो 89 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर अनुसूचित जातियों से रिलेटेड है तो 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थी हैं तो 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए चेस्ट की माप नहीं ली जाती है, तो चेस्ट के लिए नहीं है। तो अगर महिला अभ्यर्थी, अगर अनुसूचित है महिला अभ्यर्थी तो 147 हाइट होनी चाहिए सेंटीमीटर। महिला अभ्यर्थियों के लिए जो वजन है, जो न्यूनतम वजन है वो कैटेगरी जरूर पार होनी चाहिए, जो कि है 40 किलोग्राम। यानी कम से कम महिला अभ्यर्थियों का जो वेट है वो 40 किलोग्राम तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए, जैसे अगर मान लीजिए आप जिला कमांडेंट होमगार्ड्स के लिए अप्लाई करेंगे तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए 165 की हाइट होनी चाहिए, 84 का सीना होना चाहिए, फलाने पे 89 होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी हैं तो 150 की हाइट होनी चाहिए सेंटीमीटर में, 79 का सीना। अच्छा, यहाँ पे देखिए महिला अभ्यर्थी में, यानी जिला महिला कमांडेंट होमगार्ड्स में, यहाँ पे सीना जो है मांगा हुआ है, ठीक है ना, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिए, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए अधीक्षक कारागार पद हेतु आप यहाँ में देख सकते हैं, ऊंचाई दिया है 168 सेंटीमीटर हो। कुमाऊं और गढ़वाल संभाग के अभ्यर्थियों की दशा में भी 163 सेंटीमीटर होगा, इससे कम नहीं लिया जाएगा। बाकी सीने का घेरा 81.3 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पे 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। आबकारी निरीक्षक के पद पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पुरुष अभ्यर्थी हैं तो 167 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, और अगर महिला है तो 147, और अगर महिला जनरल है तो 152, और महिला अगर अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति की हैं तो 147। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसमें भी कई कैटेगरियां हैं। बाकी सीने के लिए, महिलाओं के लिए सीने के लिए यहाँ पे नहीं है, पुरुषों के लिए है 81.2, ठीक है ना। तो ये जो नोटिफिकेशन में PDF लिंक दूंगा, वहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये सब जो लोग इसके लिए अप्लीकेबल होंगे वो इसके लिए भी अप्लाई कर देंगे। जो अप्लाई करेंगे वो जरूर देख लेंगे कि अप्लीकेबल है या नहीं। अब पुलिस उपधीक्षक के लिए आपने कर दिया, पता चला आपकी हाइट ही नहीं है, ठीक है ना, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो पहले आप देख लीजिएगा कि फिजिकल क्राइटेरिया वो आप प्राप्त कर रहे हैं या नहीं प्राप्त कर रहे हैं। एज के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 जुलाई 2024 को मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल, ठीक है ना। लेकिन एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है, पता ही होगा। तो एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है कैटेगरी वाइज, ठीक है ना। तो अगर आप लेना चाहते हैं आयु में छूट तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे किसको क्या छूट मिलती है वो दिया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है वही इम्पॉर्टेंट है सिलेबस। परीक्षा केंद्र भी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ परीक्षा केंद्र है। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है सिलेबस, कि क्या सिलेबस होगा, पढ़ना क्या है, एग्जाम में क्या आएगा, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। पहले मैं आपको एक बार अगर दिखा सकूँ कि कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर आपके बनाए गए हैं, एक सेकेंड। हाँ, ये देखिए, ये रहा। तो ये देखिए, जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना तो सब आपको क्या ध्यान में रखना है, एग्जाम सेंटर, ठीक है ना। तो देखिए कौन कौन से जिले यहाँ पे एग्जाम सेंटर के रूप में चयनित किए गए हैं, 51 जिले हैं। तो इसमें आप देखिए आगरा है, अलीगढ़ है, अंबेडकर नगर है, अयोध्या है, आजमगढ़ है, बांदा है, बलिया, बदायूं, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, देवरिया, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजीपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा, गोंडा, हापुड़, हरदोई, इटावा, जौनपुर, झांसी, ज्योतिबा फूले नगर, कानपुर नगर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, वाराणसी और उन्नाव। तो जो मुख्य शहर हैं उन सभी शहरों को यहाँ पर शामिल किया गया है। यहाँ पर आपके एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। तो इन 51 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आप अपने निकटता के अकॉर्डिंग चुन लेंगे और उसको फॉर्म में फिलअप कर देंगे, ठीक है ना। अब इसके अलावा देखिए कुछ सर्टिफिकेट हैं, वो आप देख लीजिएगा। सर्टिफिकेट जो कौन कौन से बनवाने होते हैं अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है परीक्षा योजना। परीक्षा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा मैंने बताया था 3 चरणों में एग्जाम होता है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। पहला क्या होता है, प्रारंभिक परीक्षा होता है, जो कि वस्तुनिष्ठ यानी वैकल्पिक होता है, MCQ, ठीक है, ऑप्शन वाला एग्जाम होता है। लेकिन जो दूसरा एग्जाम होता है, जो मुख्य परीक्षा होता है, वो परंपरागत प्रकार का होता है, यानी लिखित परीक्षा होता है, सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है, आपको लिखना पड़ता है। और थर्ड में जो होता है मौखिक परीक्षा या
व्यक्तित्व परीक्षा कह लें, जो इंटरव्यू का प्रोसेस है, ठीक है ना। तो ये इंटरव्यू का प्रोसेस है। तो सबसे पहले आप अभी जो फॉर्म भर रहे हैं वो प्रारंभिक परीक्षा के लिए भर रहे हैं, जो एग्ज़ाम भी होगा प्रारंभिक परीक्षा का एग्ज़ाम होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में देखिए क्या है कि 2 पेपर होंगे आपके, ठीक है ना, 2 पेपर होंगे और दोनों को ही 200 अंक मिले हैं, मतलब 2-2 घंटे का पेपर होगा, 200 नंबर का पहला, 200 नंबर का दूसरा। एक में 150 क्वेश्चन आएंगे जो कि जीएस का पेपर होगा, और दूसरा सीसैट होता है जिसमें रीजनिंग, मैथ और सामान्य जो आपकी तर्क शक्ति है उसको परखा जाता है, जो कि उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रारंभिक परीक्षा का जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है, यानी ये जो 100 नंबर का पेपर आपका होगा, ये क्वालिफाइड नेचर का होगा। इसमें आपको न्यूनतम 33% नंबर लाना है, ठीक है ना। प्री के मार्क्स तो वैसे भी जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें जुड़ते नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मुख्य परीक्षा के लिए आपको क्वालिफाई किया जाएगा तो वो जो 150 नंबर का आपका पेपर होगा उसके बेस पर ही मेरिट बनेगी मुख्य परीक्षा में जिनको क्वालिफाई किया जाता है। बाकी ये जो 100 नंबर का है, जो दूसरा पत्र है, ये आपको केवल क्वालिफाई करना है, यानी मिनिमम 33% लाना है। अब जो आपका एग्जाम होगा, तो जो पहला पेपर होगा 150 नंबर का, वो 9:30 से 11:30 बजे तक होगा, और जो दूसरा पेपर होगा 100 नंबर का, वो 2:30 से 4:30 बजे तक होगा, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए आपको दोनों ही पेपर में उपस्थित होना है, ऐसा नहीं है कि एक ही पेपर देंगे, दोनों पेपर देंगे तो ही आप आगे क्वालिफाई होंगे, अगर आप अच्छी नंबर ला पाते हैं 150 नंबर वाले पेपर में तो। और अगर आप मुख्य परीक्षा के लिए चयनित हो जाते हैं तो फिर आपको जो मुख्य परीक्षा के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, एक विशेष तैयारी, क्योंकि ये लिखित होगा, परंपरागत टाइप का होगा, एमसीक्यू नहीं होगा, तो एक अच्छी तैयारी इसके लिए डिमांड है। तो जो मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई होंगे वो ये 8 पेपर उनको देना पड़ेगा, जिसमें समान हिंदी 150 नंबर का, निबंध 150 नंबर का, और उसके अलावा समान अध्ययन 3rd से लेके 8 तक, यानी समान अध्ययन के माफ़ी चाहूँगा 6 पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। 200 नंबर के ये सारे पेपर हैं, ठीक है ना। ये सारे पेपर कन्वेंशनल टाइप के होंगे, सब्जेक्टिव टाइप के होंगे, यानी लिखित परीक्षा होगी, आपको लिखना पड़ेगा, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। और ये जो सामान्य अध्ययन के जितने हैं सारे 200 नंबर के पेपर हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब 3 घंटे वाले जो पेपर हैं वो सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक, और शाम को 2 बजे से शाम 5 बजे तक होंगे मेंस का एग्जाम। ये तो देखिए क्या है, पहले प्री आप क्वालिफाई करिए, प्री का रिजल्ट निकलेगा, फिर मेन परीक्षा का एग्जाम अलग से होगा, ठीक है ना। मुख्य परीक्षा में भी क्वालिफाई होते हैं तो फिर इंटरव्यू है, इंटरव्यू भी आपको देना है, ठीक है। फिर इंटरव्यू, फिर सारा मुख्य परीक्षा का और इंटरव्यू का नंबर मिला करके आपकी मेरिट बनेगी, और भगवान ने चाहा और अगर आपकी जो मेहनत है वो सही दिशा में आपने हार्डवर्क किया तो निश्चित रूप से आप भी सफल हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि लोक सेवा आयोग ने ठाना है कि इस बार इसको जो है हमें रिकॉर्ड समय में, यानी करीब 9 महीने का टारगेट लिया है, इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को फाइनल रिजल्ट जारी करने तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इसीलिए 1 तारीख को जारी किया है, उन्होंने टारगेट लेके चला है। अब जैसे इन्होंने इस साल ये जारी की भर्ती, इसी साल के अंदर अंदर इसको कंप्लीट कर देना है, यानी अक्टूबर तक इसको जो है फाइनल रिजल्ट भी जारी कर देना है। तो हर चीज़ बहुत तेज़ी के साथ होगी, इसलिए बिल्कुल तैयारी में आपको लग जाना है अगर अभी तक आप नहीं लगे हैं तो, ठीक है। अब देखिए जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें क्या पढ़ना है आपको, जो जीएस का पेपर होगा, तो जैसे आप तमाम एग्जाम अगर देते रहते हैं, अगर नहीं दिए पहली बार देख रहे हैं तो आप देख लीजिए कि नॉर्मली देखिए जैसे जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामायिक घटनाएं होती हैं, भारत का प्राचीन इतिहास, विश्व भूगोल, राजनीति, पॉलिटी, मतलब ये जो सारे टॉपिक हैं, इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना, पर्यावरण, इकोलॉजी है, सामान्य विज्ञान है, ठीक है, करंट अफेयर्स है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। तो ऐसे आपको कम समझ में आएगा। आपको देखिए सबसे बढ़िया अगर तरीका समझना है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसके PYQ लगाइए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखेंगे तो बहुत अच्छा आपको आइडिया लग जाएगा सिलेबस का भी, क्वेश्चन के प्रकार का भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो ये दिया ही है, आप पढ़ लेंगे कि क्या क्या आएगा, लेकिन मेरी राय ये है कि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बहुत अच्छा आइडिया आपको लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगा PDF का, डाउनलोड करके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना, कि प्री में आपको कौन कौन से टॉपिक देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से प्री में जो सामान्य अध्ययन 2 होगा, जो 100 नंबर का दूसरा पेपर होगा, उसमें 2 घंटे आपको मिलेंगे, क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है, उसका भी यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, वो भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए जो मेंस का एग्जाम होगा तो यहाँ मेंस का भी सिलेबस दिया हुआ है, तो आप मेंस का भी सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है ना। ये तो यहाँ पे ये
मेंस का भी दिया हुआ है कि मेंस की परीक्षा जो होगी तो उसमें क्या क्या आएगा, तो ये भी आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दे रहा हूँ, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब ये इतना ज़्यादा है कि ऐसे बताने से समझ में भी नहीं आएगा, आप ऐसे मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। जैसे आप देखें, हाँ, दो इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। जो सामान्य अध्ययन 5 है, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था, ऑप्शनल होता था, तो ऑप्शनल को हटा करके सामान्य अध्ययन 5 और सामान्य अध्ययन 6 ऐड कर दिया गया है। इसमें क्या कर दिया है, यूपी स्पेशल को ऐड कर दिया गया है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनको थोड़ा सा वेटेज देने के लिए यूपी स्पेशल को ऐड कर दिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश का इतिहास, वास्तुकला, ग्रामीण शहरी क्षेत्र, राज्य व्यवस्था, यानी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। तो ये 2 पेपर एक्स्ट्रा जोड़ा गया है जो चेंज हुआ है, जो आपको पता ही होगा यूपी स्पेशल से। ये देखिए यहाँ में इकोनॉमिक, भूगोल, ज्योग्राफी से लेकर के, ठीक है ना। तो ये 2 पेपर है जिसकी आपको एक अलग से विशिष्ट तैयारी करनी पड़ेगी यूपी स्पेशल के लिए। सारे पेपर सब्जेक्टिव हैं, इसलिए थोड़ा सा अधिक डिमांड है इनकी कि आप इस पर ज़्यादा ध्यान दें। एक अच्छी तैयारी ही आपको जो है इसमें आगे ले जा सकती है। और देखिए इसके अलावा क्या है कि जो मुख्य मुख्य बातें थी मैंने आपको बता दी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। बाकी देखिए कमेंट बॉक्स आपका है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मैं यही कहूँगा, एक बेहतरीन मौका है, पूरे शिद्दत के साथ लग जाइए। अगर पूरे शिद्दत के साथ, पूरे एनर्जी के साथ लग जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब आप ठीक 1 साल बाद, जो अगला नया साल हम मनाएंगे 2000